बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है और उससे कबल अब हम देख रहे हैं कि बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि जब 2026 में पाकिस्तान सुपर लीग 11 का इनेकाद किया जाएगा तो उस वक्त दो टीमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। एक फैसलाबाद का नाम आ रहा है और साथ साथ दूसरा नाम सियालकोट का आ रहा है, तो दो बड़े फ्रेंचाइज सामने आएगी। और इससे कबल हम देखते थे 6 टीमों के माबाइन ये इवेंट हो रहा था और 2026 जब होगी तो क्योंकि सलमान नसीर साहब ने बाकायदा ऐलान किया है कि मज़ीद 2 टीमें को इजाफा किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड पहुंच गई। अब जो है बाकायदा इसका आगाज़ T20 सीरीज़ का होगा और पाकिस्तान टीम जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, अगर उसमें हम थोड़ी बात कर लें तो कुछ नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीदें हम कर सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब नेशनल T20 टूर्नामेंट का भी आगाज़ होने वाला है और इस आगाज़ में हम देखेंगे कि बहुत से खिलाड़ी अपने जलवागर दिखाते हुए नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि इनमें चंद एक सितारे पाकिस्तान को ज़रूर मिले जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को T20 के लिए सर्व करते हुए दिखाई दें। और इसी हवाले से अब हमें बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इकबाल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ अब होने वाला है, लेकिन जब ये तो 10 है, जब 11 होंगे पाकिस्तान सुपर लीग तो उस पर जो है 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है, जो बाकायदा सलमान नसीर साहब ने इसका ऐलान भी कर दिया है। फैसलाबाद और साथ साथ सियालकोट की 2 फ्रेंचाइज की टीमें मजीद इजाफा होंगी। क्या कहेंगे, कितना अच्छा इजाफा होगा और कितना बेहतर रहेगा नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक और 2 बड़ी टीमों में शामिल होने के लिए? बिल्कुल जनाब, ये क्या है कि इसमें तो ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कि देर आए दुरुस्त है और ये बहुत अच्छी बात है कि टीमें बढ़ रही हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था कि कराची के बाद सिंध में जो है वो हैदराबाद की तरफ भी रुख करते, लेकिन ये कि ठीक है अभी फैसलाबाद और सियालकोट की टीमें आ रही हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि हैदराबाद की या सखर की भी टीमें आएंगी, तो ये अच्छी बात है। और इसमें क्या है कि जब और खिलाड़ियों को मौका मिलता है, क्योंकि 8 खिलाड़ियों में डेफिनेटली जो है वो बच्चों को मौका नहीं मिलता। अब जब टीमें बढ़ गई तो उसके बाद जो है वो जो है 2025 के हिसाब से तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। कम से कम 22 खिलाड़ी एट ए टाइम खेल रहे होंगे 2 टीमों के लिए, और प्लस जो उनके साथ रिजर्व होंगे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में एक निखार आ जाएगा और उससे जो है हमें इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत सारे मिलेंगे। बाकी ये है कि अगेन वही बात है कि जब तक आप हमारी सिलेक्शन सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा, पीसीबी के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो फिर सिलसिला इंटरनेशनल तो फिर वही चलता रहेगा। बाकी ये कि लोकल हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है, पीएसएल में जो है मजीद एक निखार आएगा, टीमें बढ़ेंगी। चलें बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ एमर्जिंग प्लेयर के हवाले से भी क्या कहेंगे कि वहां पर एमर्जिंग प्लेयर को भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा। और क्योंकि एमर्जिंग प्लेयर हमारे पास ऐसा लगता है कि जो आते हैं तो उन्हें मौका नहीं मिलता, और क्योंकि अगर उस पर इजाफा कर दिया जाए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अब क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि मजीद जहां पर हम एक एमर्जिंग प्लेयर से बात करते हैं वहां पर अगर 2 पे एमर्जिंग प्लेयर को शामिल किया जाए एक टीम के अंदर तो कुछ बेहतरी नजर आएगी इस टूर्नामेंट के अंदर और पाकिस्तान को एक अच्छे एमर्जिंग प्लेयर की सूरत में खिलाड़ी नजर आएंगे। बिल्कुल जनाब, जिस तरह आपने कहा कि इमर्जिंग प्लेयर्स के जो नंबर ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली उससे बहुत फर्क पड़ेगा और उनको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज आपने कही है और ये प्रपोजल जो है पीसीबी के पास जाना चाहिए ताकि जो है इमर्जिंग प्लेयर्स जो है ज्यादा से ज्यादा उनको मौका मिले, क्योंकि अगर एक इमर्जिंग प्लेयर है तो उसमें 2 अगर हो जाते हैं एक टीम में तो एक अपॉर्चुनिटी है, प्रैक्टिस है और आगे के लिए जो है आप फ्यूचर, हमें अगर फ्यूचर देखना है ना इकबाल साहब तो हमें सख्त इकदाम थोड़े से लेने पड़ेंगे और अगर सख्त इकदाम लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, बजाय इसके कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में वही घूम फिर के वही प्लेयर आ जाते हैं और फिर वही टीम के लिए भी दस्तयाब हो जाते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी, अगर एक की जगह 2 इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे होंगे तो हमें अच्छे प्लेयर्स नजर आएंगे, हम गुमनामी का शिकार हो जाते हैं इमर्जिंग प्लेयर भी। बिल्कुल जनाब, अब वही मसला है कि हमारे जो पीसीबी को कोई अल्लाह ताला अकल दे
और इनके सिलेक्शन कमेटी को अकल दे और इनको जो है जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और ये जो इसके जो PSL के हैं ऑफिस बेरर्स, उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को निशानदेही करें और हम लोग जो है अपने चैनल्स पे, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे अच्छे प्रपोजल्स देते हैं तो उसको कंसिडर करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये ना हो कि उसको इग्नोर किया जाए, क्योंकि देखें हम लोग जो भी बातें करते हैं वो एक फैक्ट के ऊपर होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको देखते हुए हम बात करते हैं। तो क्या है कि अगर ये चीजें वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को फायदा होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो जो है अपने जौहर जो है वो मनवाएंगे। अच्छा, साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि नेशनल T20 तक जो खिलाड़ियों की जो फीसेस थी, अभी जो बातें बड़ी उठ गई थी कि यहाँ पर 10% खिलाड़ियों के फीसेस कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नेशनल T20 तक ये इक़दाम को रोक दिया है। आप समझते हैं कि अच्छा फैसला मोहसिन नकवी साहब ने किया है? हाँ देखिए, ये भी फैसला जो है वो एक दबाव में आके उन्होंने डेफर किया है। एक्चुअली देखें, पॉलिसी जो भी बनती है उसको रैशनलाइज किया जाए, सोच समझ के किया जाए। ऐसे ना हो कि बस अचानक जो है ऑल ऑफ अ सडन आप जो है, जिस तरह पहले एक दफा हुआ था कि जो वो थी हमारी कॉरपोरेट जो टीमें थी वो एकदम खत्म कर दी गई, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है नुकसान हो गया, रोजगार चला गया। तो अभी भी अगर ये अचानक जो है इस तरह 75% उनका जो है वो जो मिलता मुआवजा वो खत्म कर दिया जाए तो ये तो नुकसानदेह है। तो इस तरह के अगर जो है एक्सटेंसिव वो करेंगे इकदाम तो इससे नुकसान ही होगा और डिसअपॉइंटमेंट आएगी और खिलाड़ी जो है डिमोटिवेट होंगे, फिर वो क्रिकेट की तरफ रुख नहीं करेंगे। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं। एक तो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे ही आपके मसले बहुत हैं और फिर प्लस ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे डिसीजंस करते हैं। क्या कोई कमेटी बैठी थी, उसने कोई फैक्ट फाइंडिंग की या ऐसे ही बस जो है ड्राइंग रूम में बैठ के इन्होंने ये डिसीजन किया है? क्योंकि देखें और उसको क्या मतलब है कि PCB को देखें। मुझे एक बात बताएं, हमारे क्रिकेटर्स जब कोई परफॉर्मेंस करते हैं या ऐसे टूर्नामेंट खेलते हैं तो वहीं से जो कमाई आती है वही PCB को चला रही है। और PCB जो है अगर इस तरह के डिसीजन करेगी और खिलाड़ियों के जो है मुआवजा काटेगी तो इससे तो फिर नुकसान होगा और एक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फैलेगी और फिर हर कोई जो है कतराएगा, फिर एक इनसिक्योरिटी जब पैदा होगी। तो ये चीजें जो है ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। अभी इतना हम टूर्नामेंट हार चुके हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपने ये डिसीजंस किए हैं, तो मुझे नहीं समझ में आती कि उसकी रैशनैलिटी क्या है उन डिसीजंस की। और ये जो आप करते हैं और फिर आप अचानक पहले कर लेते हैं, फिर मीडिया प्रेशर आता है, जर्नलिस्ट का प्रेशर आता है, फिर आप जो है वो मामला फिर दोबारा डिफर कर देते हैं। डिफर कर दिया इसका मतलब है कि तलवार तो फिर भी लटक रही है ना। चलें, तलवार तो फिर भी लटकती दिखाई दे रही है, लेकिन फैसले करने से कबल अगर थोड़े से मशवरे कर लिए जाएँ अपने करीबी ज़राए से तो कुछ बेहतरी हो सकती है। चलें, दौरे न्यूजीलैंड पे थोड़ी बात कर लेते हैं और हम देखते हैं 3-4 खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया। आप समझते हैं उन्हें उनके नंबर्स पर अगर खेला जाए तो बेहतर फैसला होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखिए, हमने पिछले प्रोग्रामों में भी ये जिक्र किया था कि जो भी खिलाड़ी जिस नंबर पे सेट हो चुका है कोशिश की जाए कि वो उसी नंबर पे खेले, फिर आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। अगर आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे और जोर जबरदस्ती से दूसरे नंबर पे, तो वो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है 50% तो कम हो जाती है। क्योंकि वो फिर ये कह सकता है कि सर मैंने तो मतलब है कि मैं इस नंबर पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और आपने मुझे उधर खिलाया ही नहीं। तो कोशिश यही की जाए कि प्रोफेशनली जो खिलाड़ी जहाँ पे ज्यादा सेट है उसको वही मौका दिया जाए, ना कि आप जो है दूसरे नंबरों पे। आपने ये वर्ल्ड कप में भी ट्राई करके देख लिया कि जो अपना खिलाड़ी हैं बहुत सारे, उनको नंबरिंग आपने चेंजेस की तो आप देख लें कि क्या रिजल्ट आया। तो अब हमें इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा ताकि जो है किसी भी लेवल पे जिस खिलाड़ी की जो तो वहां पे कामयाबी है जिस नंबरों पे,
उसी पे आप उसको खिलाएं तो वो फिर आपके लिए भी अच्छा है, टीमों के लिए भी अच्छा है, सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अच्छा, सिस्टम के लिए भी अच्छा आप कह रहे हैं। और कुछ जो नए खिलाड़ियों के साथ हम देखते हैं पुराने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब शादाब अगर खेल रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझते हैं कि शादाब का कैरियर लंबा है? देखिए, करियर लंबा तो किया जा रहा है ना खींच के, करियर तो उनका लंबा नहीं है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसमें तो जो बिल्कुल मजा नहीं है। अब उसको फिर दोबारा चांस दे दिया गया है, अब वो दोबारा मतलब एक किस्म का, और उसको जगह भी कहाँ बनाई गई है एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि उनकी जगह वैसे तो ऑटोमेटिकली टीम में बनती नहीं थी, ना उनकी बनती थी ना सलमान अली आगा की बनती थी, उनको कैप्टन बना दिया गया, इनको वाइस कैप्टन बना दिया गया ऑटोमेटिक। लेकिन मुझे जो प्रेशर लग रहा है ना, अब थोड़ा सा जो सामने आ रही है चीजें, अब मैं जो अपने आप को देख रहा हूं कि मुस्तकबिल का कप्तान T20 का मोहम्मद हारिस नजर आ रहा है, जिस तरह वो मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं। सलमान अली आगा को बैक पे रखा गया, ना ही शादाब इतना ऊपर आ रहे हैं मीडिया के सामने, मोहम्मद हारिस को मीडिया के सामने बहुत ज्यादा लाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर मोहम्मद हारिस T20 के कप्तान नजर आ रहे हैं आपको? ये मेरी जाती राय है, आपकी क्या राय है? देखिए, हाँ ये बात तो सही है कि जो आज डॉन में भी इनकी खबर छपी है फोटो के साथ कि जो है ऐश सोदी के साथ जो है वो खड़े हुए हैं अपना मोहम्मद हारिस, तो ये मुझे भी बात समझ में नहीं आई कि क्या ऐश सोदी न्यूजीलैंड के कप्तान होंगे और ये हारिस होंगे, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आई। लेकिन ये कि अब मुझे तो आपको पता है कि हमारे पीसीबी जो है वो इट्सल्फ एक बड़ी मिस्ट्री है, और उनका कुछ पता तो चलता नहीं है कहाँ से किसकी पर्ची आ गई और किसका प्रेशर आ गया, तो वो फिर हमारी बातें जो है उलट हो जाती हैं। मुस्तकबिल में कप्तान कैसा देखते हैं अगर मोहम्मद हारिस हो जाए तो? देखिए, अभी उनका कुछ हम कह नहीं सकते, अभी हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनकी कोई खातिर खा जब वो नहीं है। सर, खातिर खा तो हमारे सलमान अली आगा की भी नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोहम्मद रिजवान को हटाने का T20 में मकसद समझ में आया नहीं। जब आप उसको मौका तो भरपूर तरीके से दें, अब उसके भी वैसे भी चंद साल ही रह गए हैं, मतलब 2-3 साल होंगे या 4 साल होंगे, तो आप जब वो उसको आप लेके ही आए हैं बड़ी मुश्किलों से, तो आप उसको मौका तो दें। और उसने बाहर के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में आपको जितवाए भी हैं अच्छे टूर्नामेंट लिमिटेड ओवर्स में, तो आप उसको मौका तो दें ना भरपूर तरीके से। हाँ देखिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें तो आप टोटल फ्लॉप हो गए, मगर आप उसमें टोटल जो कसूर है वो तो रिजवान का नहीं है ना, वो तो पूरी टीम का कसूर सर, ना रिजवान का है ना बाबर का है। बिल्कुल, तो ये है कि आपकी टीम ही नहीं सही तरह खेली तो एक कप्तान क्या करेगा, तो उसको मौका देना चाहिए था। अब वो उन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन कमेटी का जो फेलियर है वो डाल दिया कप्तान पे एक किस्म का दिखाने में, और उन्होंने नया कप्तान बना के लिया है। तो ये तो शायद स्ट्रेटेजी इनकी पहले से ही थी, रिजवान को वो वैसे भी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन ये कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि दे वर कंपेल्ड टू ब्रिंग हिम, और वो कंपेलिंग रीजन बढ़ गए तो उसको लेके आए और उसको एस्केप गोट बना दिया उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हालांकि इसमें कसूर जो था वो सिलेक्शन कमेटी का था कि उन्होंने डिसीजन ही गलत लिए। हाँ ठीक है, जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ये है कि हमारी जो है एक टिमिट किस्म की अप्रोच थी, बड़ी घबराई ऐसी टीम नजर आ रही थी जो मैदान में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो उनसे तवक्को थी। हम चलें, वो तो तवक्को की बात हो रही है कि अब मज़ीद तवक्को हम लगा के रखे हुए शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि दौरे न्यूजीलैंड में उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे। और दौरे न्यूजीलैंड पे अगर थोड़ी सी और बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस दौरे के अंदर फ़हीम अशरफ, और साथ साथ अगर हम बात करें तो वसीम जूनियर, एक ऐसे वसीम जूनियर का रोल जो इन आउट रहे हैं टीम के साथ, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इस वक्त एक अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में वसीम जूनियर सामने आए, लेकिन आपने किसी को नज़रअंदाज किया। आमिर जमाल आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आ रहा था, ऐसा लगता है कि हम पुराने पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, नए जो लड़के आ रहे हैं टैलेंटेड हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो टीम से बाहर है। क्या आप समझते हैं जो कुछ देर पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, पर्ची, वो पर्ची शायद आमिर जमाल के पास नहीं है? एग्जैक्टली मैं समझ कि आमिर जमाल को जब उन्होंने पहले
सेलेक्ट किया था, तो उनको शायद अंदाजा नहीं था कि ये इतने कामयाब हो जाएंगे। जब ये 18 विकेटें लेके और 2 50 जब बना के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में वो मशहूर हो गए थे, और फिर एक किस्म का उनका एग्रेसिव एटीट्यूड जो नजर आया, वो उससे भी शायद कई लोग घबरा गए। यानी कि आंखों में आंखें डालकर मुखालिफ टीम के में डालने वाला आमिर जमाल एक काफी अरसे बाद आया। माजी में हम देखते थे कि शोएब अख्तर हुआ करते थे, हमारे पास वसीम अकरम, वक़ार हुआ करते थे, जो आंखों में आंखें डालकर सामने वाले मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को डराया धमकाया करते थे। लेकिन इसका जवाब मैं जरूर लूंगा आपसे, इकबाल मेमन साहब है। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर आंखों में आंखें डालकर। अब खिलाड़ी बहुत कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं शायद बोर्ड उन्हें साइड लाइन कर देता। आमिर जमाल के हवाले से हम बात कर रहे थे, और माजी में जिस तरह वक्कार, वसीम, शोएब अख्तर किया करते थे, मुखालिफ टीमों को आंखें में आंखें डालकर उनको डराया धमकाया करते थे और उन्हें आउट भी किया करते थे। ऐसे ही अब निकलकर हमारे सामने आमिर जमाल आया, लेकिन शायद वो भी नजरअंदाज होता हुआ दिखाई दे रहा है सेलेक्टर की निगाहों से। इकबाल मेमन से ये जरूर पूछूंगा, कुछ देर कबल इकबाल मेमन ही नहीं कहा कि आंखों में आंखें डालकर जो है प्लेयर्स हमारे पास एक निकल कर आया, लेकिन शायद हमने भी उसे जो है नजरअंदाज कर दिया। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे? बड़ा प्रेशर होता है अगर ग्राउंड में थोड़ा सा एग्रेसिवपन दिखा दें तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी जज्बात में आकर कुछ ऐसे शॉट्स खेल जाते हैं जहां विकेटें भी मिल जाती हैं, और यही काम करते थे आमिर जमाल। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब जो फास्ट बॉलर्स में तो ऐसे प्लेयर्स नहीं है। बाकी एक स्पिनर्स में साजिद खान है, उसको भी हम नजरअंदाज कर चुके हैं। और आमिर जमाल को हमने देखा था कि हालांकि उनकी स्पीड कोई 145 से ज्यादा नहीं थी, हालांकि हमारे हिस्ट्री में जो है 150 और 160 के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। लेकिन ये है कि ये अपना एग्रेसिव एटीट्यूड था ऐसी स्पीड से, और वो जो है उनको मजबूर करता था हुक पे, और फिर वो है बहुत सारी उन्होंने विकेटें जो है वो उनको शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे ली, और वो डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, और मतलब है कि सिर्फ आंखें नहीं दिखाते थे, बाकायदा बॉलिंग भी वो कराते थे जो बिल्कुल जो है फेस पे आती थी या चेस्ट पे आती थी। और उसको खेलते हुए खिलाड़ी जो है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो आपको पता है कि वो आती हैं ऐसी जब बॉलूंगा, लेकिन ये वो फिर उनको अंदाजा नहीं होता था उसकी स्पीड का, और जो है वो कैच आउट जो है। तो ये एग्रेशन जो है ना, वो हमारे क्रिकेटर्स में नजर नहीं आती जो आमिर जमाल में थी। या अभी हमने देखा है कि जो हमारा स्पिनर है साजिद खान, उसमें भी यही जो है भरपूर तरीके से अंदाज है, उनका एटीट्यूड है जो हमें किसी जमाने में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में नजर आता था। तो वो चीज जो है ना, वो उसका भरपूर वो फायदा लेते हैं, उनको जो है मतलब एक डराते हैं, खौफजदा करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो गलती करके बैठ जाते हैं जज्बात में आके। तो ये चीज जो है हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एटीट्यूड के भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि जो है आप जब मैदान में खेलते हैं, और हमारे पास माजी में इमरान के अलावा दूसरे जो फास्ट बॉलर्स थे वो भी सब इसी तरह की किया करते थे। सरफराज बहुत ज्यादा इस चीज में होते थे, आसिफ मसूद हुआ करते थे किस जमाने में, वो भी इस तरह आंखें दिखाते थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक टैक्टिक्स होती है और उसमें कोई कबात नहीं है, और ये इसमें जो ऑपोजिशन है या ऑपोजिट खिलाड़ी हैं उनको भी मजबूर किया जाता है कि वो रॉन्ग शॉट खेलें और आउट हो जाएं। चलें आउट हो जाएं। एग्रेसिव पन वाले प्लेयर्स अब हमारे पास थोड़े से कम हो गए हैं, हमारे माजी में बड़े अच्छे हुआ करते थे। और अब थोड़ा सा आ जाए फिर दोबारा न्यूजीलैंड की सीरीज़ के ऊपर। 5 हमें T20 मैचेस खेलने हैं, और जिन लड़कों के हवाले से मैं बात कर रहा था, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल शादाब का भी होगा। अगर शादाब यहाँ फेल हो जाते हैं तो आप समझते हैं उनका कैरियर दांव पे लग जाएगा अब, क्योंकि इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करनी है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। देखिए, मकसद वही है कि अभी भी तो उनका करियर दांव पे लगा हुआ था, लेकिन उनकी पर्ची बड़ी स्ट्रांग थी, वो आ गए। हो सकता है कि आगे भी अगर उनकी पर्ची स्ट्रांग होगी तो वो चलते रहेंगे। बाकी अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगी तो फिर वो ज्यादा अरसा खेल सकेंगे।
तो अभी इनको फिर दोबारा इनको या फ़हीम अशरफ को या मतलब जो है एक दो और खुशदिल शाह है। मौका दिया गया, इसमें वसीम जूनियर है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वक्त के साथ इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हालांकि शादाब जब आए थे वर्ल्ड क्रिकेट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली थी उनमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, हसन अली और मोहम्मद आमिर और जुनैद खान के साथ मिलके, और बहुत एक हमारा जबरदस्त अटैक था वर्ल्ड क्रिकेट में। तो अगर यही खिलाड़ी दोबारा ऐसे उनको मौका मिला है तो परफॉर्मेंस अगर दिखाते हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि पर्चियों पे आए और फिर परफॉर्मेंस भी ना दें तो फिर ये बड़ा दुख होता है। और फिर हम जो है इससे क्या है कि दूसरे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका मौका हम छीन लेते हैं। अच्छा, मौका छीन लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम थोड़ा सा आ जाएं, जो मुख्तलिफ दुनिया भर में लीग होती है, अब उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रेटिंग अब कम होती दिखाई दे रही है। बेसिक वजह आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का परफॉर्म ना करना है? बिल्कुल, हमारे खिलाड़ी जो है परफॉर्म तो हम देख रहे हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो इसी वजह से रेटिंग उनकी कम हो रही है। अब देखिए, अहमद वसीम वापस आए और इसी बेस पे आए थे कि वो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें टीम में वापस लाया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी लीग में भी परफॉर्मेंस गिरती गई, पाकिस्तान टीम में वो आउट हो गए फिर, और ऐसा लग रहा है कि जो मुख्तलिफ लीग है अब उससे भी वो आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादाब के साथ भी यही मामला नज़र आ रहा है। जितने प्लेयर्स अभी अगर मैं थोड़े से जो जिसने पाकिस्तान खेला हुआ है उनके साथ ऐसा लगता है कि अब गैर मुल्की जो लीग हो रही है उस पर भी जो है कमी अब नज़र आ रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो नौजवान खिलाड़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त है, कोई मुख्तलिफ डोमेस्टिक सीजन में उनका परफॉर्मेंस कर रहा है, उन्हें ज़रूर तलब कर लिया जा रहा है मुख्तलिफ लीग के अंदर। तो अब बाहर के ममालिक के अंदर भी जो लीग हो रही है वहाँ पर अब नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है पाकिस्तान के बजाय इसके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं। डेफिनेटली आपकी जब परफॉर्मेंस गिरेगी तो आपकी मार्केट वैल्यू डाउन तो होगी, तो इस वजह से हमें जो है इस चीज पे भी सोचना चाहिए। क्या है कि देखें, हमारा थिंक टैंक जो है ना वो इन चीजों पे सोचता कम है, और फिर हमें नुकसान बहुत होता है, खिलाड़ी को भी नुकसान होता है वर्ल्ड लेवल पे। आप देख लें कि रिसेंटली कंक्लूडेड जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। फिर फाइनल डे पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उधर भी आपने देखा कि मामला जो है वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं थे। तो क्या है कि पीसीबी को हमने बिल्कुल ही इस तरह देखा है कि जिस तरह जो है ना बिल्कुल उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये मामला को देखना चाहिए कि भाई आप वर्ल्ड क्रिकेट में आपके खिलाड़ियों की भी अच्छी मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पे जाएं तो उनको जो है भरपूर तरीके से एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन ये कि यहाँ पे कोई सोच विचार वाला सिलसिला नहीं है, कोई क्वालिटी इन्हांसमेंट नहीं है, और उस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई डिपार्टमेंट ऑफ क्यूईसी नहीं है। तो देखें, इससे फिर फर्क पड़ता है। बाकी दूसरी दुनिया भर में आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है चैंपियंस ट्रॉफी में खराब थी, तो बड़ी छानबीन हुई होगी वहां पे, बड़ी जो है उन्होंने रिसर्च बेस्ड काम किया होगा कि भाई क्या वजह है कि हम इतनी खराब परफॉर्मेंस हुई है हमारी। तो हमें भी जो है सोल सर्चिंग की जरूरत है, हमें भी जो है जाके देखना चाहिए कि भाई हमारे खिलाड़ी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। तो एक चीज तो नजर आ रही है कि भाई हमारी जो सिलेक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं है। हम वो खिलाड़ी लेके आते हैं जिनकी पर्चियां होती हैं, और आकिब जावेद साहब जो है मतलब 2 टेस्ट या उसके अलावा कोई खातिर का उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं डाला। जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 टेस्ट जितवाए थे, तो मैं समझता हूँ कि मतलब जितवाए क्या थे, सिलेक्शन उनकी प्रॉपर थी और उन्होंने एक पिचेस बनवाई थी जिसकी बिना पे हम लोग जो है जीत पाए। तो उन पिचों पर भी तो अब हमें शिकस्त हुई है ना, वेस्ट इंडीज ने भी तो हमें शिकस्त दी है ना, कितने अरसे तक आप एज ए स्पिनर से मैचेस जीतते रहेंगे। टीम से हार गए, जो मतलब जिसका जो है टॉप रैंकिंग में कोई भी नाम नहीं है, ना वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं ना वनडे में आते हैं। तो देखें फिर यही होता ना कि आप जो है 2 जगह तो जीत गए, और उसकी भी शायद कुछ और वजूहत भी थी, लेकिन ये कि यहाँ पे आप हार गए।
तो ये चीजें जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए, और जो भी डिसीजन करते हैं, और देखिए फास्ट बॉलिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास ज्यादातर जो है अच्छे फास्ट बॉलर्स है। आपको पिचेस जो है वही स्पोर्टिंग पिचेस बनानी पड़ेंगी, ये नहीं है कि वन साइडेड पिचेस। उसका तो फिर आपने देख लिया कि जब आप आगे आगे वो चल नहीं सके 2 टेस्ट जीतने के बाद, तो फिर आप टोटल फ्लॉप हो गए। अच्छा, यहाँ तो फ्लॉप वाली बात हो रही है, और दौरे न्यूजीलैंड में हम 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। सलमान अली आगा खुद भी बॉल करते हैं, इब्रार टीम के साथ हैं, उस्मान सुफियान मुकीम है टीम के साथ हैं, शादाब टीम के साथ हैं। अब किसे मौका मिलेगा एक ऐसी विकेट पे जहां फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही होती है क्रॉस चेस की, जहां पर पहला T20 मैच खेला जाना है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें हमारे पास जो भी सोच है उसको अगर हम जो है पर्ची पे ही रखेंगे तो फिर तो हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ही होंगी। अब वहाँ की फास्ट पिचेस हैं तो वहाँ पे आप अपने फास्ट बॉलर्स को लेके जाए। आप जो है सारा मलबा उन पे डाल दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका उसमें कोई सारा कसूर तो उनका नहीं था, ठीक है। उसमें बहुत सारे बैट्समैन भी आपके कमजोर थे। फिर अगर नसीम शाह को लेके गए हैं तो शाहिन शाह अफरीदी के क्या कसूर था? मतलब है कि परफॉर्मेंस तो अगर देखी जाए तो 19-20 का फर्क था, तो कोई इतना फर्क तो था नहीं कि आप जो है खिलाड़ियों को बिठा दिया आपने, अच्छे खिलाड़ियों को। तो कम से कम आपके खिलाड़ी वहां पे जाके परफॉर्म करें, और हो सकता है कि आप जीत जाए तो आपकी ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी हो जाए। ऐसे ना हो कि आप जो है हारते जाएं और रैंकिंग भी आपकी डाउन होती जाए, और फिर उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी है इस तरह की उसमें आप एंटाइटल नहीं होंगे खेलने के लिए। और अच्छा, फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा आ जाए, शाहिन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं, नसीम शाह भी मौजूद हैं T20 में, तो आप समझते हैं कि हमारी T20 टीम अभी बैलेंस नजर आ रही है जो यंगस्टर्स के साथ गई हुई है और जहां पर सीनियर क्रिकेटर भी हैं उनके साथ? देखें बैलेंस जो टीम का बनता है ना वो तीनों फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बैटिंग है, फील्डिंग है और बॉलर्स हैं। डेफिनेटली आपके ये 2 फास्ट बॉलर जिनका नाम लिया है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। हाँ 19-20 का फर्क आता है। मतलब पहले आपने देखा था कि शाहिन शाह अफरीदी शुरू के ओवर्स में अच्छी विकेटें ले जाते थे, जो अभी भी ले जाते हैं, लेकिन आखिर के ओवर में इस वक्त उनकी जो है परफॉर्मेंस डेथ ओवर में इतनी अच्छी नहीं रही और वो ठीक ठाक पिट रहे हैं। नहीं, असल में माजी में थोड़ा सा देखें ना तो वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा यहाँ पर खेलते रहे शाहिन शाह अफरीदी, और ऐसा लगता था कि उन पे वो दमखम नजर नहीं आ रहा 10 ओवर्स करने वाला। आपने T20 क्रिकेट में उन्हें शामिल किया है, और T20 तर्ज पर तो मैं समझता हूँ कि शाहिन शाह अफरीदी के अच्छे बॉलर्स के रूप में सामने आएंगे एक दफा फिर। हाँ नहीं देखें वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि देखें इस उम्र में, जिस उम्र के हिस्से में वो है, ऐसे तो फिर हमारे बहुत सारे फास्ट बॉलर्स जो है वो बड़ी उम्रों तक खेलते रहे और तीनों फॉर्मेट में भी खेलते रहे। नहीं तो 2 फॉर्मेट तो हमारे थे ही थे कि टेस्ट मैचेस में और ODI में, जिसमें सबसे ज्यादा ओवर्स कराए जाते हैं। तो और इमरान खान और सरफराज को तो वर्क हॉर्स के नाम से मशहूर होते थे। तो ये तो मतलब है कि हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या आजकल तो फिटनेस ज्यादा होती है, तो क्या बात है कि हमारे बॉलर्स जो है अपने आप को फिट नहीं रख सकते। और मुझे तो मतलब हारिस रऊफ पे भी हैरत होती है कि वो लंबे अरसे वाली क्रिकेट को क्यों नहीं खेलते, क्योंकि देखें आपका स्टेमिना वहीं पे बनेगा। आपको टेस्ट मैचेस में जब बॉलिंग कराएंगे और लंबे लंबे जो है वो जो है तो ओवर आप कराएंगे, 4-4 ओवर के स्पेल कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना दमखम है। और आपको शायद ये याद होगा कि वसीम अकरम का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है बहुत सारे ओवर करा चुका था और मैं और इमरान खान थक के चूर हो चुके थे। फिर इमरान ने कहा कि अब तेज करानी है। तो मैं हैरत हो गई मुझे कि भाई मैं तो इतना थका हुआ हूँ और मैं तेज कराऊंगा। फिर मैंने बोला मैं तेज कराई। तो ये देखें ये प्रैक्टिस होती है और आपके मसल्स जो है वो आपको मौका देते हैं कि आप बॉलिंग कराएं। मगर देखें ये दिलो दिमाग से होती है गेम, ये नहीं होती कि आपने पहले से ही ये सोच लिया कि नहीं मैंने तो बस इसी फॉर्मेट में रहना है। तो फिर देखें अभी भी अगर हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है इकबाल मेमन साहब के तीनों फॉर्मेट खेले, और तीनों फॉर्मेट के अंदर एक जैसी कारकर्दगी अगर रहे ना
तो फिर सिलेक्शन आसान रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता दिखाई नहीं देता। खासकर मैं फास्ट बॉलिंग के शोबे को अगर देख लूँ तो वहां पर पाकिस्तान के पास ऐसे तीनों ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे जो तीनों फॉर्मेट पर जो है ना अच्छे तरीके से अपने जो सलाहियतें हैं वो दिखा सके। इससे कितना एग्री करेंगे आप? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मेरा ख्याल है शहनशाह अफरीदी के अलावा, क्योंकि शहनशाह अफरीदी कुछ भी है तीनों फॉर्मेट में ठीक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, लेकिन ये कि ठीक रहे। लेकिन ये कि जो है दूसरे जो है वो उन्होंने अपने आप को लिमिट किया हुआ है। और फिर हम अगर उसमें बैटिंग में आ जाएं तो फखर जमान ने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में मनवाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनका कोई एवरेज इतना बुरा नहीं है। 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने जो है 34 का एवरेज है उनका, 94 हाईएस्ट स्कोर है। तो कोई ज्यादा इनिंग्स भी इन्होंने नहीं खेली। तो उनको भी चाहिए था कि वो खेलते, और सेलेक्टर को भी चाहिए था कि उस पर भरोसा करे, क्योंकि उसमें चलें सिलेक्टर्स को भी चाहिए था इन पे भरोसा करें। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और हमारी कोशिश यही थी कि दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से और डोमेस्टिक सीजन के हवाले से इकबाल मेमन से बात किया जाए। और इकबाल मेमन साहब ने बड़े खुलकर आज से बातें भी की हैं कि बहुत सी पर्चियों पर टीम में अगर सिलेक्शन ख़त्म कर दी जाए तो अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे। इसी साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।